नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व सीएम दिगंबर कामत और नेता विपक्ष माइकल लोबो समेत 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। गोवा विधानसभा में अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या 11 से घटकर हुई 3। विधानसभा में विपक्ष के नेता माइकल लोबो ने कहा, आने वाले कुछ महीनों में और भी नेता मतभेदों की वजह से छोड़ेंगे कांग्रेस को यह झटका ऐसे वक्त पर लगा जब पार्टी देश भर में अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। सियासी उलटफेर पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये सभी विधायक विकास को लेकर प्रधानमंत्री के विजन और उनके कार्यों से प्रभावित हैं। इसी वजह से इन विधायकों ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। गोवा कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में भाजपा में विलय होने का संकल्प पारित किया गया। गोवा में 40 विधानसभा सीटें और इस साल फरवरी में चुनाव हुए थे। गोवा में बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक थे और इनकी संख्या अब घटकर 3 रह गई है। बिहार में कानून व्यवस्था के उठते सवाल के बीच बेगूसराय जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक व्यक्ति की हत्या और 10 को घायल करने वाले बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बीजेपी ने घटना को जंगल राज पार्ट 2 बताते हुए जदयू राजद सरकार पर हमला बोला। नीतीश कुमार पर सत्ता की लालसा में बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। मंगलवार शाम किसी आतंकवादी गतिविधि की तरह 30 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अपराधियों ने लगातार 11 लोगों को गोली मारकर दहशत फैला दी। करीब 1 घंटे तक अपराधियों ने अलग अलग जगहों पर 11 लोगों को गोली मारी। बेगूसराय में बछवाड़ा से चकिया तक अपराधियों ने कोहराम मचाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी ने बुधवार को बेगूसराय बंद रखा। बुधवार को बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री बेगूसराय पहुंचे और प्रदर्शन में हिस्सा लिए। बीजेपी ने मारे गए इंजीनियर के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और गोलीबारी से घायल लोगों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने घायल लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कैबिनेट ने 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लिए सूची में कुछ और नाम जोड़े हैं। भारत के दौरे पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ पेरिस और जर्मनी के श्लास एल माउ में अपनी हाल की बैठकों को याद किया और भारत में राष्ट्रपति के जल्द से जल्द स्वागत करने की इच्छा जताई। इससे पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह सहयोग विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क के तहत विकास परियोजनाओं को सुगम बनाने में मददगार होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय सहयोग भारतीय नवोन्मेषकों और स्टार्टअप के लिए एक मंच प्रदान करेगा और दूसरे देशों की जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगा। विदेश मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत और फ्रांस ने मिलकर भूटान, पापुआ न्यू गिनी और सेनेगल में परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने फ्रांस को यूरोपीय संघ का प्रमुख देश बताया। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन जारी रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने और उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में सहयोग का पता लगाने के तरीकों पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए पैकेज प्रदान करने के हाल के अमेरिकी निर्णय पर चिंता व्यक्त की। रक्षा मंत्री ने कहा कि वो भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सेक्रेटरी ऑस्टिन के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। यहां दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। SCO समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे।
मौजूदा भू राजनीति के मद्देनजर इस समिट पर पूरी दुनिया की नजर है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अंबाला छावनी के विशेष कॉलेज और विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में विद्यार्थियों ने लोगों को हिंदी के प्रति जागृत करने के लिए एक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने अपनी मातृभाषा के प्रति छात्रों का जज्बा देखने लायक था। अपने शिक्षकों के नेतृत्व में छात्रों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर हिंदी को लेकर नारेबाजी करते हुए लोगों को अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर लोगों को बधाई दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सूरत में दूसरे अखिल भारतीय आधिकारिक भाषा सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने रोजगार और स्वभाषा के दूरदर्शी संकल्प से देश को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पथ पर आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाया। केंद्रीय गृहमंत्री ने राजभाषा के साथ ही स्थानीय भाषाओं को विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि जब तक हम इस बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन प्रशासन, इस देश का ज्ञान और अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषाओं में होगा, जब तक हम इस देश की क्षमताओं का तब तक हम बेहतर उपयोग नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री ने सभी अभिभावकों से दैनिक बातचीत में स्वभाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, हिंदी केवल अभिव्यक्ति की भाषा नहीं, अपितु हमारी संस्कृति का दर्पण है। हमारी राजभाषा हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज विश्व पटल पर भी हिंदी का बोलबाला बढ़ रहा है। इसके पीछे भाषा को लेकर हमारा प्रेम व इसके संरक्षण संवर्धन के प्रति हमारे बुद्धिजीवियों का समर्पण भी सम्मिलित है। हिंदी दिवस की असीम शुभकामनाएं देते हुए विनम्र अनुरोध है कि हिंदी को हृदय से अपनाएं, अधिकतर कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें। दरअसल 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। तब से हर साल इस दिन हिंदी दिवस देश भर में मनाया जाता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में क्रिब्को की बायो एथेनॉल परियोजना क्रिब्को हजीरा का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जब से केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण को मंजूरी दी है, तब से देश को 46,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में पर्यावरण दिवस पर इथेनॉल सबमिशन के कार्यक्रम की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जारी की थी। कमेटी ने 2030 तक का पेट्रोल डीजल में खपत का 20% तक इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने संयुक्त अभियान में एक पाकिस्तानी नाव से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। जानकारी के मुताबिक भारतीय जल क्षेत्र में 6 मील अंदर पाकिस्तानी नाव में 40 किलोग्राम ड्रग्स मिले। सुरक्षा एजेंसियों ने जखाऊ तट से 33 समुद्री मील दूर आईसीजी की 2 फास्ट अटैक बोट की मदद से इस पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा के नबन्ना मार्च के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और उसके नेताओं पर भारी पुलिस कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को बीजेपी के नाबन्ना मार्च अभियान में पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एटीएम में लगभग 55 प्रकार की जांच हम कुछ ही मिनट में एक ही जगह पर बैठकर पूरी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक हेल्थ एटीएम एक दिन में लगभग 100 मरीज देख सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने के अंदर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम उपलब्ध हो सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक मिनी बस के खाई में गिरने से कम 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुंछ बस हादसे पर गहरा दुख जताया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुंछ बस हादसे में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पुंछ में हुए हादसे में लोगों की मौत दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी के साथ मेरी संवेदनाएं। पुंछ हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री एनआरएफ से
2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा। घायल लोगों में से प्रत्येक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बस हादसे पर शोक जताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रत्येक मृतक परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। गुजरात के अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट में अचानक टूटकर गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में जब डीडी न्यूज़ के वीडियो जर्नलिस्ट पर हमला हुआ तो वो भी इसलिए क्योंकि डीडी न्यूज़ की टीम एक स्कूल पर न्यूज़ रिपोर्ट बनाने पहुंची थी। दिल्ली में डीडी न्यूज़ की टीम पर यह हमला स्कूल की कुव्यवस्था पर सवाल तो उठाती है, साथ ही साथ कुछ शिक्षकों ने कैमरामैन से कैमरा छीनकर उसे पटक कर तोड़ दिया। बुधवार को सेंसेक्स 224 अंक की गिरावट के साथ 60,346 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी रही, जबकि 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 66 अंकों के उछाल के साथ 18,003 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने चांदी गिरावट के साथ दर्ज की गई। 999 प्योरिटी 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 380 रुपये सस्ता होकर 50,296 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि शुद्ध चांदी 1 किलो की कीमत 56,055 रुपये हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के आसपास आ गई, लेकिन तेल कंपनियों ने तेल के दाम में कोई कटौती नहीं की है। शेयर बाजार में आज भले ही गिरावट का रुख देखा गया, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट कैप अपनी नई बुलंदियों पर उड़ान भरते हुए 5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। पिछले 3 महीने में एसबीआई के स्टॉक में 26% की उछाल दर्ज की गई है। एसबीआई इस क्लब में शामिल होने वाला तीसरा बैंक है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पहले ही ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। दिल्ली सरकार के जीएसटी संग्रह में वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली तिमाही में 21% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अगस्त में कुल संग्रह 4,349 करोड़ रुपए पहुंच गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि बिजली के बिल में सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले बिजली उपभोक्ता के लिए बुधवार से एक नंबर पर मिस कॉल की जा सकेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऑनलाइन आवास योजना शुरू की है। योजना के तहत नरेल में 8,500 फ्लैट बुक करने के लिए उपलब्ध होंगे। वाणिज्य मंत्रालय की ताज़ा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में थोक मुद्रास्फीति मामूली गिरावट के साथ घटकर 12.41% हो गई। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होते ही शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को एक दिन में 80,000 करोड़ का घाटा हुआ। वहीं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति 70,000 करोड़ रुपए कम हो गई। इलेक्ट्रिक कार की बाजार लीडर टेस्ला ने वैश्विक स्तर पर लगभग 4,000 सुपरचार्जर स्टेशन स्थापित किए हैं। टेस्ला के सुपरचार्जर स्टेशन की संख्या में 34% सालाना की वृद्धि हो रही है। विप्रो के बाद अब इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को मून लाइटिंग के साथ आगाह किया है। मून लाइटिंग का मतलब रेगुलर जॉब के साथ साथ किसी तरह की अन्य नौकरी करने से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगी। ब्रिटेन की महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में सैकड़ों राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्रिटेन में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी लंदन पहुंचेंगे। 2 साल शांति के बाद आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर संघर्ष शुरू हो गया है। आर्मीनिया ने बताया कि हमले के दौरान उसके 105 सैनिकों की मौत हो गई। दूसरी ओर अजरबैजान का कहना है कि हमलों के दौरान उसके 50 सैनिक मारे गए हैं। आर्मीनियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार आधी रात के बाद अजरबैजानी फौजों ने तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उसके इलाके में एक साथ कई स्थानों पर हमला कर दिया। उसने भी जवाब दिया। इस बीच रूस ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराने का प्रयास किया है, लेकिन संघर्ष विराम नाकाम रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़।
भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है, हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं।
व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते खबरें फटाफट अंदाज में। नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का वो हिस्सा है। यहाँ 1994 में अलगाववादी युद्ध समाप्त होने के बाद से आर्मेनिया समर्थित बलों के नियंत्रण में है। दोनों के बीच 2020 में 6 सप्ताह तक चले युद्ध में 6,600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में रेल प्रणाली बंद होने की स्थिति में जरूरी सामानों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कल आकस्मिक योजनाएं बनाई। शुक्रवार तक यह शटडाउन होने की संभावना है। अमेरिका में रेल प्रणाली बंद होने पर लगभग 30% माल की लोडिंग ठप पड़ सकती है। साथ ही महंगाई में रुकावट आ सकती है। खाद्य व ईंधन आपूर्ति रुक सकती है। पूरे यूरोप में ऊर्जा की खपत में कमी लाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर की रोशनी को तय समय से पहले 1 घंटे बंद कर दिया जा रहा है। पेरिस में मशहूर एफिल टावर के अलावा शहर के स्मारक और नगर पालिका भवन भी शाम से ही पहले ही अंधेरे में डूब जाएंगे। फ्रांस और यूरोप के बाकी हिस्सों की तरह पेरिस को भी बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर ने ऊर्जा के संभावित संकट से निपटने के लिए बिजली के उपयोग में कटौती और ऊर्जा कंपनियों के बढ़े हुए मुनाफे पर अप्रत्याशित करों का प्रस्ताव रखा है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पीक आवर्स में बिजली की खपत में कम से कम 5% कटौती का आह्वान किया है। रूस के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार मिली बड़ी सफलता से गदगद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उन इलाकों का दौरा किया जिसे हाल ही में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस से दोबारा छीन लिया। जेलेंस्की ने बाल्किया में सुरक्षा बलों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। युद्ध के पहली बार 27,000 की आबादी वाले शहर को पिछले हफ्ते रूस के कब्जे से मुक्त कराया गया। राष्ट्रपति ने बुधवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इजियम शहर का भी दौरा किया। रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में हमला जारी रखा है। माइकोलाइव में रूस के हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के दूसरे अधिकारियों के साथ यूक्रेन के झंडे पीले और नीले रंग के कपड़े में फोटो खिंचवाकर कीव के साथ एकजुटता व्यक्त की गई। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंध यथावत कायम रहेंगे और 27 देशों का यह संगठन कीव को आर्थिक रूप से समर्थन देना जारी रखेगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने एक नए कैबिनेट के सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने पूर्व अटॉर्नी जनरल और भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले में एक विस्फोट में शांति समिति के एक सदस्य और 2 पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री महमूद खान ने घटना की निंदा की। अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से पहले बुधवार को कजाकिस्तान पहुंचे। शी जिनपिंग की कोविड-19 महामारी के बाद लगभग 2.5 साल में ये पहली विदेश यात्रा है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में कल ईंधन के दाम बढ़ने के कारण हिंसा फैल गई। हिंसक घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। मैक्सिको में चियापास तट पर नौसेना ने करीब 1700 किलोग्राम कथित कोकीन जब्त की। नाव में ईंट के आकार की कोकीन में 1744 पैकेट थे, जिसे जब्त करने के बाद 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र के राजधानी के खिलाफ हवाई हमलों में दूसरे दिन बुधवार को 10 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय सुरक्षा बलों ने पड़ोसी इरिट्रिया के सैनिकों पर फिर से उनके खिलाफ युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया है। कैबिनेट की बैठक में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी की अनुमति दी गई। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आज नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड और एनटीपीसी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह उपस्थित रहे। खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को तो ऊर्जा चाहिए ही, लेकिन खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के साथ धन की भी आवश्यकता होती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन का असर पूरे देश के लोगों के मनोमस्तिष्क पर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि गांगुली और जय शाह अपने अपने पद पर बने रह सकते हैं। चैंपियंस लीग में ग्रुप मैच में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। लिवरपूल ने अयास को 2-1 के अंतर से मात दी। एक रोमांचक मुकाबले में बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना के खिलाफ 2-0 से एक तरफा जीत हासिल की। जीत के साथ ही बायर्न म्यूनिख की टीम ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गई है। पुर्तगाल के क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। टॉटनहैम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में स्पोर्टिंग लिस्बन ने 2-0 से एक तरफा जीत हासिल की। इटालियन क्लब इंटर मिलान ने अपनी पहली जीत हासिल की। इंटर मिलान ने विक्टोरिया प्लाजेन को 2-0 से मात दी। चैंपियंस लीग के ग्रुप बी में स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड को हार का सामना करना पड़ा है। एटलेटिको मैड्रिड को जर्मन क्लब बायर लेवरकुसेन के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। चैंपियंस लीग में आज जीत के रथ पर सवार गत विजेता रियल मैड्रिड का सामना आरबी लाइप्जिग से होगा। इस सत्र में अब तक अजय स्पेनिश क्लब की कोशिश मुकाबले को जीतकर ग्रुप में शीर्ष स्थान पर अपने को बरकरार रखने की होगी। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का सामना बोरुसिया डॉर्टमंड से होगा। मैन सिटी ने चैंपियंस लीग के पिछले मुकाबले में सेविया को 4-0 से शिकस्त दी। इंग्लिश क्लब चेल्सी का सामना साल्जबर्ग एफसी से होगा। ग्रुप ई में चेल्सी की टीम अंतिम पायदान पर है। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन भी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। इसका सामना मक्काबी हाइफा से होगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।